हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले भी सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं, आज हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 3। देख सकते हैं सेट नंबर 3। ये सेट और जो पहले भी 1-2 सेट आप लोग देख चुके हैं, ये सभी के सभी क्या है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 और 4 आने वाले टीआरई 3 अगले महीने में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये खास करके सामाजिक विज्ञान का ये पूरा चैप्टर है। जो स्टूडेंट सामाजिक सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही सारे के सारे सेट आपको इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 9-10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अब सेट की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले आप लोग सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर YouTube के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको सेट नंबर 1 और 2 पहले से ही ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ, यदि किसी को इन सबों का अभी तक जो 1, 2 और ये मैं 3 बना रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो PDF बिल्कुल फ्री है। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप ऐड हो जाइएगा और टेलीग्राम के लिंक में जाकर आपको देखने के लिए आसानी से मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन ओपन हो गया है। क्या है इसमें आप लोग देख सकते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन है। इंग्लिश 8 नंबर के इंग्लिश रहते हैं प्रश्न और 22 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं। तो ठीक है, हम क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे इंग्लिश और हिंदी, और जिसमें ज़्यादा लैंग्वेज रहेंगे उसे मैं स्किप करके डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट उसका आंसर को सॉल्व किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा लैंग्वेज का, इंग्लिश का। कहला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको देखना आपको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, ये किसके लिए है? ये पर्सन हु वर्क्स फॉर ए एम्प्लॉयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पार्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब। तो इसका जो आंसर जाएगा एक का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रेंटिस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, अप्रोप्रिएट वर्ड, एक वर्ड इसमें फिल करना है। इसमें वर्ड क्या आएगा? तो आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन। इसका आएगा 2 का ऑप्शन नंबर 1, रिकमेंड्स। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टीथ डू एन अडल्ट हैव? अडल्ट में 32 दांत होते हैं कहता है। इसको क्वेश्चन को अच्छा से हिंदी कर लीजिएगा आप। तो अडल्ट मतलब एक वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपको क्या है एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको आप लोग पैसिव में करना है। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन जाएगा 4 का ए जाएगा, लव कैन ओवरकम हार्टेड, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर हमारा कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको देखना है। डिफरेंसेस जो लिखा हुआ है ये कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है? डिफरेंसेस तो आपको इंग्लिश थोड़ा मोड़ा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता होगा डिफरेंसेस का स्पेलिंग DIFFERENCE यही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें आसानी से देखने को मिल रहा है। और आपको फंसाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 भी ऐसा ही लग रहा है, 3 भी ऐसा ही लग रहा है, बट वो कि हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, ये कहता है कि एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इससे आपको क्या पता चलता है? इस वर्ड से आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हिंदी में बोला जाए कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका क्या होगा? इसका 6 का ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन क्या है? 1 हु कैन रीड एंड राइट, वैसा जो पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है, तो लिटरेट कहलाता है वो, ऑप्शन नंबर 1 लिटरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। अभी देखिए, इसमें आर्टिकल्स का यूज़ करना है, ए एन और द आर्टिकल्स। आप लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और द। तो ए एक्ट्रेस तो 7 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एन, क्योंकि एक्ट्रेस जो होता है ए से शुरू होता है, जो कि क्या है हमारा वॉवेल टाइप का आ जाता है, इसीलिए हमारा एन लगाते हैं उसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं। प्रीपोजिशन ही इज एंग्री। देखिए,
प्रीपोजिशन यहाँ फिल करना। ही इज एंग्री डैश मी विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी, वह क्या है, मेरे साथ भूखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहलाता है, हिंदी के पोर्शन आगे हैं आपके 9 से 11 तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपका एक पैसेज दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। तो हिंदी का पोर्शन में गद्यांश को पढ़ूंगा नहीं, बट गद्यांश को थोड़ा सा इसका क्वेश्चन से मैं करा देता हूँ डायरेक्ट। चलिए ठीक है। तो इसका 9 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा तो 9 का जो आंसर जाएगा, क्वेश्चन क्या है, कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर क्या था, तो 9 का सी, कबीर का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था, इसीलिए उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। आगे 10 नंबर देखते हैं। कबीर ने विरोध किया, भाई कबीर ने क्या विरोध किया था, तो विरोध किया था ये, तो 1 नंबर ऑप्शन, आचरणहीन ढोंगियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, संत कबीर ने प्रशस्त किया, क्या प्रशस्त किया था, ये किया था ज्ञान मार्ग का प्रशस्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं, प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं भाई, तो हमारे विद्यालय खोले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको शिक्षा से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम हो रहा है आपको, तो इसमें क्या है, हवाई अड्डा नहीं खोलेंगे, बंदरगाह गाँव में थोड़ी खुलेगा ये सब, ये क्या विद्यालय हमारा गाँव में खुल रहा है, हर एक छोटा सा कस्बा मोहल्ला में यहाँ तक कि खुलने लगा आजकल। चलिए आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन करता है कि रेखांकित खंड को सबसे उचित शब्द, मतलब ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ रेखांकित किया हुआ है, इसमें क्या है आपको गलत दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सबसे सही क्या हो सकता है, वो है आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। इसका जो आंसर जाएगा, बच्चा बारिश में नहा रहा है, इसका तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बच्चा नहीं होता है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे बारिशे में नहा रहे हैं। देखिए यहाँ भी वोवेल आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुवचन, इसीलिए यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार, आपको अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है, तो वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दिन, दलित भारत की विधवा है। चलिए तो ये कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, 14 का ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। तो वह भाग्य ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसमें कौन सा भाग, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका सेंटेंस है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा परिवर्तन, ये आपको त्रुटि है, सबसे बड़ा परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। एक शब्द चुनना है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा किसे कहते हैं, तो जिजीरविसा, जिजीरविसा को जीने की इच्छा कहते हैं। आगे देखते हैं, एक मुहावरा है, कड़वा घूंट पीना, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है चुपचाप अपमान सहना। कड़वा घूंट कौन पीता है भाई, उसको अपमान चुपचाप सहना है, वही कड़वा घूंट पीता है। अब देखिए विलोम शब्द चुनना है, आवरण का अनावरण, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। समास को छाटना है, राम कहानी, राम कहानी में कौन सा समास है भाई, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, राम कहानी, राम की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, दिए गए सेंटेंस को उपयुक्त विकल्प का चयन करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, नदियों का पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, ये रेखांकित किया हुआ पानी की स्वच्छ रखकर, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सटीक बैठाना है, गलत ये लिखा हुआ थोड़ा सा, इसको सटीक बैठाएंगे तो पानी को स्वच्छ रखकर, ऑप्शन नंबर सी, तो 20 का ऑप्शन हमारा सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। राम ने रोटी खाई किसका उदाहरण है, ये राम ने रोटी खाई ये हमारा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, एक मिनट, हाँ 23 हमारा कहता है, 22 में चलते हैं, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करने, मतलब ब्राह्मण कैसा सही लिखा हुआ है, तो आपका ब्राह्मण तो यही सही लग रहा है भाई, तो 22 का 1 हो जाएगा, बाकी सब गलत है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्र जो जोड़ उढ़, प्रौढ़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। देशज शब्द, देशज मतलब हमारे देश का कौन है, तो झाड़ू जो है हमारा शब्द है, झाड़ू, देशज है हमारे इंडिया का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं
यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्ति में आप क्या है भाई, तो पंक्ति में आप क्या हो सकता है, तो ये निजवाचक है। ऑप्शन नंबर 2, आप जो है ये निजवाचक का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है नासिक व्यंजन है। नासिक की व्यंजन क्या है, तो एक एक लेटर अल्फ़ाबेट दिया हुआ आपका हिंदी में, तो नासिक की क्या है, ये म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर देखते हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है, तो ज़्यादा आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये परिमाणवाचक विशेषण इंडिकेट कर रहा है, उसको सूचित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अच्छा तो वह कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार का सीधा डिफिनेशन पूछ दिया है, तो वह अलंकार यमक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्यों कहलाता है, क्योंकि अनेक बार आए, कोई शब्द है या शब्द समूह है वो अनेक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या है, हर बार अलग अलग हो, तो इस प्रकार हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर। आलोक का विलोम शब्द क्या है। आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तिमिर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत कोई आलोक का परलोक समझ लेंगे लेकिन ये परलोक गलत हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर, और ये हिंदी और ये इंग्लिश जो आपका जनरल है, इससे लास्ट क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं भाई, तो ये होता है हमारा 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ की ओर। जनरल स्टडीज़ में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से 70 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ तक आपका जनरल स्टडीज़ है। तो चलिए 31 से देखते हैं जनरल स्टडी। 31 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ क्या है, आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पर पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, इसका सिर्फ आपको टिक आउट करके आंसर बता दूंगा, आप लोग स्वयं से बना के देख लीजिएगा। तो y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए p हमारा इतना दिया हुआ है बिंदु और q पे इतना दिया हुआ है और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 31 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, एक में से अधिक, इसमें से एक से अधिक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। तो 32 नंबर हमारा कहता है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा 18 किलोमीटर। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, आपको भाग देना खाली काम है कि भाग दे दीजिएगा तो उसको आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है हमारा क्वेश्चन एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है। ज़मीन पर, क्वेश्चन में पढ़ता नहीं है, इतना बड़ा बड़ा 3 लाइन में क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि इसका आंसर बताते चलो। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बनाइएगा सॉल्व करिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर आपको क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अनुपात में क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जाएगा वो 34 का 1, ऑप्शन नंबर 1 3.6। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर देखिए आपका एक एक्स का मान निकालना है, ये आपको एक्स, इसको सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा, इसका जो आंसर जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। तो कहता है दो वृत्त जिसकी त्रिज्या क्रमशः 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है एक दूसरे के बाहर स्पर्श करते हैं, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये 36 का 1, ऑप्शन नंबर 1 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 37 में। कहता है 5 वर्ष, ये देखिए आपका आयु एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 साल। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर आपका परसेंटेज लॉस का क्वेश्चन है। एक कंबल को इतना में बेचा जाता है 1148 में, तो 30% की हानि होती है। अब इसी को कहता है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, उसको कितने में बेचिएगा आप लोग, तो 1722 रुपये में बेचिएगा तो 5% का लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। 39 नंबर हमारा कहता है 39 में आपका देखिए ये क्या हो गया, आपका जीके का क्वेश्चन हो गया। जीके में भी करंट अफेयर। जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक डीजीएमओ के रूप में किसे प्रतिनियुक्त किया गया, इसका जो आंसर जाएगा हमारा प्रतीक शर्मा, ऑप्शन नंबर 1। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो किसे मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है जीआई टैग।
चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर। 41 हमारा कहता है किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो कौन सा राज्य है भाई? तो वो हमारा हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 2। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? तो ये हमारा स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 43 देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? तो ये हमारा हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर 1। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये आपका बिहार का क्वेश्चन मिल गया, तो ये आपको याद रखिएगा यह कहाँ है, तो ये आपका बिहार में ही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराया गया था, जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका पुष्पक, ऑप्शन नंबर 1। 45 देखते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो ये हमारा भारत किस स्थान पर रहे हैं? ये ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? इस्पात का उत्पादक कर रहा वो हमारा भारत ही है, विश्व का दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया। कीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो ये दिया गया था आपको 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह आसान सा क्वेश्चन आपके साथ, धर्मपाल। विक्रमशिला स्थापना किया था धर्मपाल ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? ये भी आप पढ़े होंगे अच्छा से, तो आपको इस क्वेश्चन को याद होगा। फिरोज शाह तुगलक जो थे उस समय शासक थे, राजा थे, तो वो क्या किए थे? जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सासाराम का जागीरदार कौन था? जो बिहार का सासाराम, उसका जागीरदार कौन था? तो उसका जागीरदार था हसन सूरी, ऑप्शन नंबर सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपका किया गया था पुर्तगाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। छापा खाना जो था वो आपका पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका जो शिक्षा अध्यक्ष था वो हमारा कौन था? तो W हंटर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 53 हमारा कहता है परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित हुई थी? ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो ये आपका किया था थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ था 2005 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? ये किस स्थान पर लगाया जा रहा है? तो ये आपका गोरखपुर में लगाया जा रहा है। 56 का 1। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा बैकाल झील। सबसे बड़े मीठे जल ये आपका हो जाएगा बैकाल झील। 57 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हमारा मात्रा के संदर्भ में है, ये आप पॉइंट को माइंड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन सबसे अधिक है? पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? आपका तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि हमारा साउथ के स्टेट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 कहता है हमारा असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? कहाँ खोदा गया था? तो ये असम में कहा डिगबोई। असम की बात जब भी आई तेल का बात आया तो डिगबोई आप आँख बंद करके लगाया गया, तेल का कारखाना असम में डिगबोई। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। कहता है 60 नंबर हमारा भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? और किस में है ये? तो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में है। तो किस राज्य में होती है वो? हमारा
पंजाब में होती है उर्वरक की अधिक खपत, क्योंकि वहाँ पर भाई पंजाब में क्या होता है, चावल बहुत ज़्यादा खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है हमारा। चलिए 62 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 62 हमारा कहता है किस नदी का विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? जल मार्ग 2 कहा गया हमारा ब्रह्मपुत्र, जो कि असम के अरुणाचल प्रदेश से असम की ओर बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये क्या है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परित 50 रेडियन से कोणीय वेग को घुमाया जाता है, तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9/20 जूल, ऑप्शन नंबर 2। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? 64 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 6वां आवर्त और तीसरा समूह। आवर्त और समूह दोनों पूछा है, इसलिए हम दोनों का आंसर देंगे। चलिए 65 नंबर कहता है मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? पूर्ण जो पाचन होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है, मतलब पूरी तरह से जो पचा देता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए 66 नंबर साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है वो हमारा 15 होती है। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर कहता है कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? तो उसका आपतन कोण हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा भूमिका निभाएगा? फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है प्राक्य केंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें गलत विकल्प हमारा पहला ही हो जाएगा, झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब इस चैप्टर का इस जो हम लोग देख रहे हैं जनरल स्टडी, उसका 70 का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? तो किससे नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कितनों जला लें, कितनों हम उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दें, उसको गड्ढा में खोद के सड़ा दें, तो भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है, विघटित नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से। 71 नंबर क्या है आपका? ये पार्ट 3, मतलब पार्ट 2 देख लिए। पहला पार्ट में क्या था, हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। सेकेंड पार्ट में क्या था, जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके सब चीज़ देखें। अब क्या है आपका सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन मिलेगा। ये 40 नंबर इतिहास के, 40 नंबर आपके ज्योग्राफी के, 40 नंबर इकोनॉमिक्स और 40 नंबर पॉलिटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अभी 160 क्वेश्चन और आपको वीडियो में देखना है। तो वीडियो क्या है, लंबा होगी, 1 घंटा सवा घंटा के आसपास वीडियो जाएगा। तो आप लोग क्या धैर्य रखिए, क्योंकि ये आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। चाहें तो हम स्किप करके क्वेश्चन को, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो नहीं पूछेंगे उसको भी स्किप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए हम लोग इतिहास का 40 क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो ये किसने कहा था? ये आपका कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 72 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का जो लेखक था वो हमारा कौन था? अशोक घोष, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, किसने विक्रमशिला को विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? यह काम किसने किया था भाई? ये हमारा धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर 2। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय ने वर्ष
कितना ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? आपको ईस्वी पूछा है तो उसका ईस्वी जगह 1765 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इब्न तुतता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? यह क्या था? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 78 का 1 हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 79 का जो ऑप्शन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2, 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो हमारा था लाहौर अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 81 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई? तो ये हमारा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 1। 82 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो 82 का 1 जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही आ जाएगा, गोथिक शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 कहता है नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ था? तो 83 का ऑप्शन जाएगा 1815 ईस्वी में। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे हमारा बाबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। 86 नंबर देख लेते हैं। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? भाई एक ऐसा विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया था? तो वो है हमारा ताजमहल, जो कि इंडिया में ही है। और कौन किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और यूनेस्को ने उसको क्या था 1983 में, मतलब हमारा जो ताजमहल 1983 से ही विश्व के लिस्ट में शामिल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर। तो किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो वायसराय का नाम बताना है। तो 87 का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर देखते हैं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा, ब्लामफील्ड फुलर। चलिए 89 नंबर देखते हैं। 89 कहता है हमारा पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इटली में था। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज किया था? तो भाई कोलंबस साहब ने एक ही की खोज किए हैं, वो क्या था हमारा अमेरिका का। कोलंबस की बात हो तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस साहब ने की थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 91 नंबर क्वेश्चन में। तो 91 हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो वो स्नानागार का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, जो कि इस पर एक फिल्म भी बनी है और वो ऋतिक रोशन की फिल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोसेफ मेजनी निम्न में से किस देश का था? जोसेफ मेजनी जो था वो हमारा इटली का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका इंद्र साहब थे, इंद्र देवता थे। चलिए 94 देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? प्रथम तीर्थकर जो था वो आपका ऋषभ देव को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर देख रहे हैं। मेटरनिक यूरोप के किस देश का नेता था? मेटरनिक यूरोप जो था ये किस देश का नेता था भाई? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये हमारा ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का नेता था। चलिए 96 में देखते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हमारा आया था चंद्रगुप्त मौर्य। आसान सा क्वेश्चन आपके सामने।
आगे बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर में। 98 हमारा कहता है इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था। इल्बर्ट बिल जब पास हुआ था तो लॉर्ड रिपन थे उस समय। चलिए ये आप सारे के सारे वायसराय आप याद रखिएगा। 1848 से कम मैं बता रहा हूँ 1948 तक, ये 100 साल अब तो कम से कम कौन कौन वायसराय बना था वो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 सैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था। कौन सा देश था भाई वो, तो वो हमारा जापान था, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर की ओर। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है 1909 ईस्वी में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया। कर्जन वायली जो था हमारा मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया था। चलिए 101 नंबर तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसके जवाब दे ही सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा डेट में हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो जो कि इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। आपको डेट याद नहीं रहता तो आप इसमें 10 अप्रैल 12 अप्रैल भी मार सकते थे, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ठीक है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। वो डेट कौन सा है भाई, तो वो डेट हमारा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर 2। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। म्यूनिख समझौता जब हुआ था तो आपको रूस को क्या हुआ था, रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था, इसको इनवाइट नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 में। 104 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड का हेग शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। 105 में देखते हैं रजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवादी शासक रहा। राजा शाह ये किस देश का रहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ईरान देश का था। चलिए 106 नंबर में देखते हैं। 106 कहता है संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है, तो ये करती है ILO, ऑप्शन नंबर सी वाला ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। अफीम का जो युद्ध हुआ था तो वो हमारा 1839 से 42, 3 साल 40 से 42 तक युद्ध हुआ था, अफीम का युद्ध हुआ था। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तो इसका जो आंसर जाएगा पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर 1। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का हिस्सा कौन था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, जर्मनी हो जाएगा। चलिए 110 नंबर और इस हिस्ट्री का जो सेशन है इसका जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था। वो धर्म का नाम बताना है, तो वो धर्म है आपका ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भूगोल का जो पोर्शन है, भूगोल यहाँ तक कि हम लोग हिस्ट्री इतिहास का पोर्शन देख लिए। अब भूगोल 71 से लेकर 110 तक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग राज्य व्यवस्था और शास्त्र में। चलिए सबसे पहले हम भूगोल का सेशन देख लेते हैं। तो भूगोल का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रयोगों में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है भाई, तो ये हमारा होता है थोरियम और सीसा का, ऑप्शन नंबर 2। चलिए मैं कलर को थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर 2। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर क्या है, क्रमबद्ध करना है। तो 72 का जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 2 3 1 4 2 3 1 4 ट्रोपोस्फियर,
स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद हो जाएगा आपका ओजोनोस्फीयर और लास्ट में आयनोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। तो वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? उसकी आर्द्रता क्या है? वही रहती है। ऑप्शन नंबर 1, 73 का ऑप्शन नंबर 1। 74 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है? झारखंड में कौन सा राज्य जलप्रपात है भाई? तो ये हमारा है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर की ओर। 75 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। पीला टाइप का, ठीक है, एक मिनट। ब्लू चलते हैं, चलिए थोड़ा ब्लू की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। 75 कहता है धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? तो ये आपका हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1। 76 में चलते हैं। 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिरह को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? ये करता है इथियोपिया। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं 77 नंबर। तब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी। आपको जीके का क्वेश्चन है, ये याद ही होगा। 78 में देखते हैं वेदांथांगल अभयारण्य कहाँ है? ये खतरनाक नाम है भाई, ऐसा अभयारण्य तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब ये तो भाई पता ही नहीं कहाँ, इसको सर्च करना पड़ेगा। वेदांथांगल अभयारण्य कहाँ है? तो ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं मध्य प्रदेश और केरल कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 में देखते हैं महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है। कौन से मिट्टी से है भाई? तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा, बना है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह को नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो 80 का ऑप्शन जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 81 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर हमारा कहता है, यहीं पे देख लेते हैं, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे जलभृत। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था भाई? तो उसका भूगोलवेत्ता था आपका इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर 1। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोपून के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? ई प्रकार की आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4। चलिए 84 नंबर देखते हैं। न्यू मूर द्वीप निम्न में से कहाँ है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए ऑफशोर की स्थिति होती है, ऑफशोर कब होती है भाई? ये आपका होती है ऑफशोर 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? चलिए आसान सा क्वेश्चन है। कोयला खान आप लोग धनबाद मारिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। रानीगंज में खोला गया था, जो कि क्या है वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है। वहाँ का एक छोटा सा शहर है, जो कि बहुत कोयला के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा कोयला के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं 87 नंबर में। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है, वह कौन सा देश है भाई? तो वो हमारा देश हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। लघुत्तम ज्वार आता है जब? कब आता है लघुत्तम ज्वार? तो ये आता है हमारा पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं, तब आता है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर देख लेते हैं। 89 क्या आता है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर 2, जो कि वैशाली का मुख्यालय है। और ये पटना के नदी उस पार है। तो पटना से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हाजीपुर होता है। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ चोटी
पीर पंजाल का सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन है? तो ये हो जाएगा इंद्रासन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 91 देखते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? देखिए आप लोग 91 का ये हो जाएगा 3 डिग्री। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री है। 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कोई गलत है तो क्या हो जाएगा? यह जगह भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर में। 93 हमारा कहता है भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? इसके आंसर देखिए आप लोग क्या होंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा वह हमारा डी जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर में। कहता है बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं लगती? मतलब किसी देश से नहीं लगती है और किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। बिहार के कितने ज़िले हैं? बिहार के, इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका 16 ऐसे जो हैं जो किसी देश और ज़िले से नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर की ओर। तो 95 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मिता का क्षय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर कहता है कि हम नहीं घूमेंगे, तो उस समय की अवस्था में, उस समय का सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा, ये आपका कंडीशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 कहता है हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 में। तो 98 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। 98 का सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 99 में। तो 99 हमारा कहता है उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं? तो ये हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट क्षेत्र के आधार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? ये हमारा हो जाएगा करनाल में, डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हमारा करनाल में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। तो इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ये किसने किया था? तो ये हेटनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 में। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो उसका मेन जो कारण है वो आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में और 103 नंबर में। चलिए काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता क्या है भाई? तो इसकी जो विशेषता होती है वो हमारा भूमिगत गुफाएं और डोलाइन होती है। चलिए 104 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा मौसम, जो मौसम के अनुसार ही मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है। चलिए 105 में देखते हैं। 105 कहता है दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? तो ये हमारा क्या कहलाएगी? उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2। 105 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। 6 में देखते हैं पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। पर्वतीय वर्षा के क्या कारण होती है भाई? तो पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, ऑप्शन नंबर सी। 106 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 107 में देखते हैं हम लोग जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो जलीय चक्र 107 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, एक से अधिक इसमें मदद करता है। आगे देखते हैं पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई
समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसके आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर लास्ट, 5वां ऑप्शन। चलिए 109 नंबर देखते हैं। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके भी ऑप्शन जो जाएंगे इनमें से कोई नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और ये भूगोल का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा। ये हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, 110 नंबर क्वेश्चन। कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? भाई इसको जलाने से क्या होगा? इसको जलाने से होगा, एक से अधिक होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगा, ओजोन परत का क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण तो होगा ही, जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक का चयन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि यह हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेशन था, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में। इससे 40 क्वेश्चन आप लोग राज्य व्यवस्था से देखेंगे, 40 क्वेश्चन। और लास्ट के जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, वहाँ भी 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी हमारा सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको 80 क्वेश्चन, 40 80 क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है, या मिलेगा ही, ऐसा मत बोलिए कि मिल सकता है। 80 क्वेश्चन अभी और आपको देखना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में। तो 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है भाई? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर को थोड़ा और मैं डीप करना चाहता हूँ, इसको और डीप करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले ही ठीक था यार वो, एक सेकेंड, ये पहले वाला ही ठीक है। ठीक है, फीका फीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर? तो उसकी जनसंख्या जो होती है 7000। ग्राम पंचायत का जो गठन होगा हमारा 7000 पे होगा। चलिए 113वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ था? तो किस एक्ट के तहत हुआ था? तो वो हमारा हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 1858 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1951 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? तो ये साधारण बहस जो होती है वो हमारा होती है ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय वाचन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये कहा किया जाता है हमारा अनुच्छेद 170 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? आप जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश बनिएगा तो उसकी क्या है? तो उसका हो जाएगा एक से अधिक, मतलब आप इसमें से एक से अधिक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? कौन सा अवधि में नहीं कर सकता है? तो 48 घंटे अवधि में अपना 48 घंटे तक उसके बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 कहता है हमारा कूट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ मैं। ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। तो ये निर्देश क्या है भाई? तो ये निर्देश हमारा ऑप्शन नंबर 1 जाता है, 1, 2 और 3 में। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी, वन्य जीव सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और इसके बाद 3 नंबर, इसको सजाना था। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है?
तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। 121 का जो क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर में कहता है अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, वो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर में कहता है 123 नंबर हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 में 124 हमारा कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की हमारा इकहरी व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 125 में तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 125 का अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये जीवन का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, तो उस अनुच्छेद का नाम है 109, अनुच्छेद नंबर 109। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो भाई कब दिए जाते हैं, तो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। 129 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर की ओर। कहता है 130 नंबर हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है भाई। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से है। चलिए 131 नंबर देखते हैं। कहता है दंड शास्त्र परंपरा डैश से जुड़ी हुई है। तो ये हमारा कौटिल्य से जुड़ी हुई है। 131 का ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए 132 देखते हैं। पड़ुआ के मार्सिलियस किन 2 प्रमुख प्रकार के कानूनों की बात करते हैं। तो ये हमारा करते हैं इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 133 नंबर कहता है हमारा यहाँ पर चर्चा किए व्यक्तित्व को पहचानना है। एक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, एक सेकेंड, द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत प्रमुख योगदान था, किसका था। तो यह योगदान था हमारा ऑप्शन नंबर 1 माटेस्क्यू का। चलिए 134 नंबर देखते हैं। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन हैं। तो इसके जो हैं वो जॉन लॉक और एडम स्मिथ हैं, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में। 35 नंबर कहता है कौन सी बहुलतावादी विचारक नहीं है। कौन सा इसमें से, तो ये हमारा बोर्डिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा भारतीय संविधान सभा से संबंधित कौन सा कथन गलत है, असत्य है। तो इसमें से एक से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। कहता है राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य को उत्पत्ति के साथ किसका समर्थन करता है। तो यह जो कथन है वो हमारा दैविक उत्पत्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 का समर्थन करता है। चलिए 138 में देखते हैं क्या कहता है। जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है। तो उनका सबसे अच्छा वर्णन जो है बहुलतावादी के रूप में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 139 नंबर देखते हैं। 139 हमारा कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो ये आपका किया गया था 39 का ए ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। चलिए 140 नंबर देखते हैं। 140 हमारा कहता है राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमज़ोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हो जाएगा हमारा बल सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 141 कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में सही है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। चलिए 42 नंबर देखते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन, ठीक है, यह कथन किसको संदर्भित करता है? यह जो कथन है राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यह कथन जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर राज्य क्या 2 में देखते हैं। राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत है, किसी व्यक्ति के द्वारा ये सिद्धांत को स्पष्ट करता है। फिर आगे बढ़ता है 43 में देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन सा राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? तो वो था हमारा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 1। 44 नंबर देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करना है। इसके समूह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो, ऑप्शन नंबर सी। 144 का ऑप्शन नंबर सी। 45 में चलते हैं। किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? यह कथन आपका मार्क्स साहब का है। किसने कहा? ये आपका मार्क्स ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में देखते हैं क्या कहता है। जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन एक ऐसा जोड़ा है जो कि गलत है? उपयुक्त में से एक से अधिक, एक ऐसा है इस तीनों में से, तो एक नहीं दो इसमें से गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 में कहता है 86वां अधिवेशन संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित सही तथ्यों को पहचान करना है। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सभी 1, 2 और 3 ये तीनों आपका जो कथन है, तथ्य हैं, ये तीनों आपका सही की ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को किस संविधान अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 102वां संशोधन संविधान अधिनियम के तहत 2018 में किया गया था ये। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 150 क्वेश्चन और इस राज्य व्यवस्था का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है? यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। तो यह कथन जो था यह हमारा किसका था? तो डाइसी का था। डाइसी, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि 4 सेशन जो ख़त्म कर चुके हैं। एक जनरल का जो था 70 क्वेश्चन, दूसरा हिस्ट्री का पोर्शन देख लिए, तीसरा जो भूगोल का पोर्शन देख लिए, और चौथा आपका राज्य व्यवस्था का पोर्शन देख लिए, और ये हमारा लास्ट आखिरी सेशन है हमारा अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग सेशन लास्ट के 40 क्वेश्चन, अभी और आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि आपके 15 से 20 मिनट का समय और दीजिए आप लोग, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो चलिए और हम लोग 40 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको 111 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कहता है 111 नंबर क्वेश्चन? कहता है निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक आपको युग्म दिया हुआ है, इसमें से कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा MDG, मैनुअल डाटा ग्राफिक्स। ये आपका MDG का फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस का क्वेश्चन आ गया, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस आप लोग सब याद रखिएगा, तो एक बार में टिक आउट करिएगा।
बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर दीजिए। तो मार्च 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, तीसरा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114वां नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से हम लोग आयात निर्यात को बंद करना समझते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? ये कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? ये आपका हो जाएगा बी, FRBM एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, रॉटरडैम का बंदरगाह, रॉटरडैम का बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर की ओर। 118 आपका कहता है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में लिखित कथन पर विचार करना है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग विचार करते रहिए और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 1 और 4। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 119 नंबर? पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसके मूल्य को कहा जाएगा मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, मूल्यों का ह्रास। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर की ओर, 19 तो हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है 120 नंबर हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये कौन हो जाएगा भाई? 120 का हमारा चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ 120 को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये आसान सा क्वेश्चन आप लोग याद होगा तो एक बार में टिक आउट करके आ जाइएगा। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMO का विस्तारित रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है IMO। इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। ठीक है, ये आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए 23 में कहता है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई? ये आपका सूरत में है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट आपका सूरत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा सा क्वेश्चन आपको 24 नंबर है। क्या करना? कथन पर विचार करना है। तो आप लोग विचार कर लीजिएगा, आप लोग ऐसे बहुत टैलेंट है ताकि ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और इसका क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 1 और 3। आगे बढ़ता हूँ मैं 125 नंबर की ओर। 25 नंबर हमारा कहता है किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है। तो कौन सा राज्य है वो? कौन सा भारतीय राज्य है भाई? तो वो हमारा महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, तो वह प्रक्रिया कृषि वानिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि वानिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 में। तो भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है तो उसका क्या कारण है? आप लोग इसको बताइए। जानते तो हैं, अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या जो हमारा भारत का 130 करोड़ के आसपास पहले था, जो कि प्लस होकर अब क्या है 140 प्लस 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या। मतलब आने वाले 2-3 साल 10 साल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 10 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 130 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। इस बार जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अभी भी एस्टिमेट आपका जनसंख्या बताया जा रहा है 140 प्लस के आसपास है।
इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। 128 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के डोनल मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा। क्या है भाई? ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 में विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है इसके लिए? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, AMR1 इक्वल टू AMR2 इक्वल टू MC। एक टाइप का ये व्यंजक है, फॉर्मूला है। आगे 130 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में? चलिए एकाधिकार में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, AR इज ग्रेटर देन MR। आगे बढ़ते हैं 131 में। तो 131 हमारा कहता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म क्या होते हैं? तो सभी फर्म आपका इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 कीमत स्वीकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 में। एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह जो डेफिनेशन था, यह जो परिभाषा था, यह हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिए हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। चलिए 133 नंबर देखते हैं। ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। कब लागू होता है भाई? ये आपका एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। चलिए 134 नंबर देखते हैं। 134 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जो कि 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन आपके सही हैं। 134 का ऑप्शन 1 जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग क्या होती है भाई? तो उसका जो आंसर जाएगा 135 नंबर ऑप्शन नंबर 2 पूर्णतया लोचदार होती है। चलिए 136 नंबर देखते हैं। 136 हमारा कहता है राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया था? ये जो परिभाषा था, स्टेटमेंट था, इसको कौन दिया था? तो पीगू ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2। 137 नंबर देखते हैं। एक फार्मूला दिया हुआ है जिसका फार्मूला का राष्ट्रीय आय का जो फार्मूला है उसका जो सही जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए 138 में देखते हैं। एकाधिकारक प्रतियोगिता में दीर्घकाल को निम्न में से कौन सा पूरा जो केवल लाभ प्राप्त कर रही हो, सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो, तो फार्मूला है। यह फार्मूला कैसा लागू होता है? तो P = ATC, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी है। 139 का ऑप्शन नंबर सी। 140 नंबर देखते हैं। यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एकरूप नहीं है और क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है भाई? तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी। 140 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन में कहता है डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 गैर नमूनाकरण, ऑप्शन नंबर 2 त्रुटि। चलिए आगे बढ़ते हैं 142 में। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको विचार करेंगे तो इसका 142 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। 142 का केवल 1,
मतलब महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? अस्थायी वर्गीकरण। अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। चलिए 144 नंबर देखते हैं। विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु को कीमत रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लॉन्च क्या होगी? तो अधिक होती है। मांग जो हमारा अधिक होगी उसी को करता है। चलिए 145 नंबर देखते हैं। कीमत विभेद संभव होता है। कीमत विभेद क्या होता है, कब संभव होता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4। 146 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? ये कौन सा कथन करता है भाई? 146 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 2 और 4 कथन, मतलब ये और ये कथन हमारा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 146 हो गया आपका। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर 10 बिलियन हो गया और वित्तीय वर्ष 2022 में कितना बिलियन तक पहुंच गया? मतलब ये आपका 2023 में कितना से कितना हो गया था, कितना बिलियन से घटकर कितना हो गया था? तो ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $28 से $38.6 हो गया था। अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस पूरे वीडियो का, इस पूरे सेट का। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1950 से 51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? उस समय हमारा 2.3 हज़ार मेगावाट। ऑप्शन नंबर पहला ही चुनाव हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन में से कौन सा सही है? इस कथन में से पहला कथन ही हमारा सही है। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजक दशमक कहलाता है। चलिए ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्या है? 10 बराबर भागों चतुर्थक कहलाएगा, गलत है। 4 विभाग रहेगा तब चतुर्थक होगा। 10 भागों को वजह माध्यिका कहलाएगा, गलत है। ऐसा कोई कहाँ कहा है? माध्यिका मतलब क्या होता है कि इधर भी 2 रहे इधर भी 2 रहे, बीच वाले को माध्यिका कहेंगे। तो जो बीच का पॉइंट होता है माध्यिका, इसलिए इस दोनों पॉइंट गलत है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। और इस प्रकार से हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेट नंबर 3 का। क्या कहता है? तो भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट 2023 के जनवरी मार्च क्वार्टर Q4 में कम हुआ था। GDP का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग देखिए। इसका भी पहला ऑप्शन जाएगा $1.3 बिलियन या 2% GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इस प्रकार से आप लोगों ने 150 क्वेश्चन, जो कि क्या था आपका पूरा का पूरा NCERT बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे सेट से। और इतना ही नहीं, ये सभी सोशल साइंस जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अपना SST से, तो वो बहुत ही BPSC TRE 3 के जो अभी आने वाले हैं, BPSC 3 का एग्ज़ाम जो अगले महीने में जून में जो बताया गया, जैसा कि अभी विभागीय द्वारा पता चला है कि जून में ही इसकी एग्ज़ाम ले लेगी, तो बहुत ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी विभाग कर रहा है। तो आप लोग भी लग जाइए ज़ोर शोर से तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और इतना कम टाइम में आप लोग कम से कम इतना ध्यान रखिए कि 1 महीना से भी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो चलिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।